हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरे पास में एक बच्चे की रिक्वेस्ट थी कि आजकल मैं बहुत सारी बायोग्राफीज डाल रहा हूँ, तो क्यों ना उसके फेवरेट साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन उनके बारे में एक बायोग्राफी डालूं। छोटी सी जीवनी है ना, जिसमें मैं ये बताऊं कि थॉमस अल्वा एडिसन बचपन में कैसे थे। अब 2 मिनट को ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे हों जिन्हें शायद थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में ज़्यादा बातें ना मालूम हों, तो एक बार को मैं याद दिला दूं कि थॉमस अल्वा एडिसन बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। वो अमेरिकन वैज्ञानिक थे। उन्होंने इतने सारे आविष्कार किए कि क्या कहें। अमेरिका में कहते हैं कि अकेले उनके नाम पर कितने पेटेंट हैं पता है? 1093। तो 1000 से ज़्यादा आविष्कार करने का श्रेय जाता है थॉमस अल्वा एडिसन को। तो वो कितने महान वैज्ञानिक थे आप समझ सकते हो। तो वैसे तो इनके ऊपर में बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन आज मैं उन्हीं बातों की चर्चा करूंगा जो पर्टिकुलरली उनके बचपन से रिलेटेड हैं। तो मैं थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में उनकी जीवनी के 2 वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। एक जिसमें उनके बचपन के बारे में बातें होंगी और दूसरे में बातें होंगी उनके बड़े होने के बाद, युवा अवस्था और बड़े होने के बारे में, है ना। तो सबके मन में सवाल उठता होगा कि भाई थॉमस अल्वा एडिसन इतने महान साइंटिस्ट थे तो वो बचपन में कैसे थे। तो मैं बताता हूँ। थॉमस अल्वा एडिसन जब एक छोटा बच्चा था तो वो बड़ा ही क्यूरियस बच्चा था। क्यूरियस है ना, जिसके मन में हमेशा सवाल उठते रहते थे। वो हर चीज़ के बारे में पूछता था कि ये क्या है, ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है। और जब वो बड़ा हुआ तो उसने हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करी, जिन सवालों के सही जवाब उसे किसी ने नहीं बताए। तो इस बात से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि साइंटिस्ट बनने की, इन्वेंटर बनने की पहली सीढ़ी क्या है, पहला स्टेप क्या है कि हमें क्यूरियस होना चाहिए, हमारे मन में सवाल होने चाहिए और फिर हमें उन सवालों को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, किताबों से, अपने आसपास के बड़े लोगों से। और अगर जवाब ना मिले तो फिर नेचर को ऑब्जर्व करना चाहिए, उस मशीन को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या क्या किया? उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे बनाया जाए इसकी तरकीब ढूंढी। फोनोग्राफ जानते हो आप? ये जो पहले वाला रिकॉर्ड प्लेयर होता था ना, ग्रामोफोन भी कहते हैं, उन्होंने उसका आविष्कार किया। और पहले जो हम लोग फिल्में देखा करते थे सिनेमा हॉल में, तो मोशन पिक्चर मशीन, उसका भी आविष्कार करने का श्रेय एडिसन के पास जाता है। और कहते हैं कि भाई इन कामों में समय लगता था, लेकिन नई चीज़ ढूंढने में तो थोड़ा समय तो लगता ही है ना। और एडिसन हमेशा कुछ न कुछ नया, हमेशा कुछ न कुछ बेहतर तरीका ढूंढने में अपना दिमाग लगाते थे। तो ये जीवनी उस महान आदमी के बारे में है जिसके आविष्कारों ने दुनिया के लोगों का जीवन बदल दिया, दुनिया के लोगों का जीवन आसान बना दिया, है ना। अच्छा, तो ये जो मैं जीवनी पढ़ रहा हूँ इसकी लेखिका हैं पैट्रिसिया, ठीक है, और किताब का नाम है विश्व के महान आविष्कारक। तो बचपन की बात है कि 6 वर्षीय अल्वा माँ से पूछता है कि माँ बताओ, मुर्गी अंडे पर क्यों बैठती है? मुर्गी अंडे सेने के लिए अंडों पर बैठती है, उसकी माँ ने जवाब दिया। फिर आगे बात आई कि ये पता लगाने के लिए कि क्या एडिसन खुद अंडे दे सकता है, तो उसने एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। उसने झोपड़ी में घोंसला बनाया, उसे अंडों से भर दिया और फिर वो घोंसले पर बैठ गया। उसे इसका उत्तर नहीं मिला क्योंकि उसके पिता ने उसे ढूंढ निकाला और कहा कि भाई ये तुम कौन से काम में लगे हुए हो, ऐसे थोड़े ना अंडे सेकते हैं, और अंडे सेकने का काम मुर्गियों का है, बच्चों का थोड़े ना है। तुम्हारे जैसे बच्चे तो खेलते कूदते हैं या पढ़ाई करते हैं। तो किसी तरह से पिताजी ने उसे ढूंढ करके समझाया और घर जाने को कहा। तो इस बात से क्या पता चलता है कि सोचो थॉमस अल्वा एडिसन बचपन में कितने क्यूरियस हुआ करते थे और एक्सपेरिमेंट करने में, लोग चीज़ों को जानने के बारे में उनके मन में क्या क्या चलता रहता था।
थोड़ा सा जानते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म कब हुआ था। तो थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को मिलान ओहियो में हुआ था। स्कूल शुरू करने से पहले उसका परिवार मिशिगन में पोर्ट हुरान चला गया। वो जगह कहाँ पर थी? वो जगह एक किले के पास थी जहाँ सैनिकों को तैनात किया गया था। तो पहले के समय में ना अक्सर एक देश का दूसरे देश के साथ में कुछ न कुछ लड़ाई वगैरह युद्ध चला करता था, तो इसीलिए यहाँ पर सैनिकों की बातें हैं। तो इन लोगों का घर एक किले के पास था जहाँ सैनिकों को तैनात किया गया था। अल्वा और उसके एक नए दोस्त माइक ओट्स क्या किया करते थे? तो वो अक्सर पेड़ों की छांव में बैठ करके खिड़कियों के पीछे से खेत की बाड़ों से सैनिकों को देखा करते थे। सैनिकों को क्या करते देखते थे कि सैनिक किस तरीके से मार्च कर रहे हैं, मार्च पास्ट कर रहे हैं, है ना। अब आगे चल कर के एडिसन के पापा ने फैसला किया कि भाई अब अल्वा को स्कूल भेजने का समय हो गया। तो होता है ना, हर देश में होता है कि बच्चों को स्कूल में भेजने की एक तय सीमा होती है, केज होती है कि अच्छा अब बच्चा 4th ईयर में चला गया, 5th ईयर में चला गया, 6 साल का हो गया, तो भाई अब तो इसे स्कूल जाना होगा। अब स्कूल में जब भेजा गया तो स्कूल में किसी भी लड़के ने इतने सारे प्रश्न पहले कभी नहीं पूछे थे टीचर से, जितने प्रश्न पूछे अल्वा एडिसन ने अपने टीचर से। जब टीचर ने वर्णमाला पढ़ाना शुरू किया, अल्फ़ाबेट्स, तो उन्होंने कहा कि ए एप्पल के लिए होता है। तो अल्वा ने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों? शिक्षक ने जवाब नहीं देने का फैसला किया। तो अल्वा उन प्रश्नों के बारे में सोचने में व्यस्त रहता। तो बाकी बच्चे जहाँ पर टीचर की बात सुनते, फॉलो करते, नोटबुक में लिखते, प्रैक्टिस करते, याद करते, जबकि अल्वा एडिसन इसी बात को सोचने में लगे रहते जिसका जवाब उसे टीचर से नहीं मिला था कि भाई ए एप्पल के लिए क्यों होता है। तो ये जो अलग तरह से सोचने की बात थी ना, इसकी वजह से अल्वा एडिसन पढ़ाई में बाकी बच्चों से पीछे हो गए। तो अल्वा ने अभी स्कूल में केवल 3 महीने ही बिताए जब उसके शिक्षक ने मम्मी पापा को कहा कि भाई अल्वा का दिमाग तो कमज़ोर है। अब सोचो, किसी भी पेरेंट्स को, मम्मी पापा को ये बात कितनी बुरी लगेगी अपने बच्चे के बारे में जान करके कि टीचर ने जो अप्रेजल दिया है, रिपोर्ट दिया और वो कह रहे हैं कि भाई आपके बच्चे का दिमाग कमज़ोर है। तो ये बात सुनकर के अल्वा ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये दिमाग कमज़ोर होने का मतलब क्या होता है? एक और सवाल। अब जब अल्वा ने अपनी माँ से कहा कि शिक्षक ने कहा कि उसका दिमाग कमज़ोर था, तो माँ सीधे शिक्षक से बात करने के लिए स्कूल गई। ये उन्होंने बड़ा अच्छा किया। पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में इतना तो ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर टीचर का कुछ ऐसा वैसा रिमार्क आता है जो एक बार में एक्सेप्टेबल ना हो, तो पेरेंट्स को टीचर से बात करनी चाहिए। अब जब मम्मी गई स्कूल में बात करने के लिए, तो ज़रूर वहाँ पर कुछ ऐसी बात हुई होगी टीचर के साथ में, क्लास टीचर के साथ में, हेड मास्टर के साथ में, कि इस बात के बाद से, इस मीटिंग के बाद से अल्वा एडिसन को स्कूल छोड़ना पड़ा और ये अल्वा के लिए स्कूल का आखिरी दिन था। लेकिन स्कूल छूट जाने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर थॉमस अल्वा एडिसन की पढ़ाई का अंत हो गया। उन्होंने पढ़ाई बंद कर दी। पढ़ाई बंद करने का मतलब सीखना बंद कर दिया, ऐसा नहीं था। अब यहाँ पर बात आती है कि उनकी मम्मी कितनी हिम्मत वाली थी और वो खुद भी कितनी इंटेलिजेंट और बुद्धिमान रही होंगी। हिम्मत की बात इसलिए कि माँ ने तय किया कि वो खुद बेटे को पढ़ाएंगी। तो माँ घर पर थॉमस अल्वा एडिसन की टीचर बन गई। अब ये देखो कमाल कि थॉमस अल्वा एडिसन स्कूल को छोड़ करके जब अपनी मम्मी से उन्होंने पढ़ना शुरू किया और मम्मा ने उन्हें टीचर बन करके पढ़ाना शुरू किया, तो अल्वा इतनी तेज़ी से सीखे, इतनी तेज़ी से सीखे कि मम्मी पीछे छूट गई, है ना। तो ये कमाल तो हो गया ना। और इसका अंदाज़ा पहले किसी को नहीं रहा होगा, क्योंकि स्कूल में थॉमस अल्वा एडिसन को कमज़ोर दिमाग का बच्चा कहा गया। मम्मी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने उसे घर पर पढ़ाया। तो सारे बच्चों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों के सबसे पहले टीचर पेरेंट्स होते हैं, और पेरेंट्स में से भी अक्सर पापा डैडी तो ऑफिस के काम से या किसी न किसी काम से घर के बाहर होते हैं, तो ऑब्वियस है कि मम्मी पहली टीचर होती हैं। 9 साल की उम्र में माँ ने उसे
रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री की एक किताब दी। जो बच्चे 5th क्लास से ऊपर की क्लास में पढ़ रहे हैं, 6th में, 7th में, 8th में, तो उन्होंने देखा होगा कि अब उनकी साइंस बुक में चैप्टर्स बटे हुए होते हैं आजकल। फिजिक्स के इतने चैप्टर, केमिस्ट्री के इतने चैप्टर्स और बायो के इतने चैप्टर। बायो मीन्स बायोलॉजी। तो यहाँ पर क्या है कि 9 साल की उम्र में माँ ने एडिसन को केमिस्ट्री की एक किताब दी। तो एडिसन ने उस रसायन शास्त्र की किताब में दिए गए सारे प्रयोगों को, सारे एक्सपेरिमेंट्स को खुद से अपने घर पर करने का डिसीजन लिया कि नहीं, इसमें जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं ना, मैं सिर्फ पढ़ करके सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा, मैं इन्हें करके देखूंगा, ऐसा तय किया। तो अल्वा और माइक ने एडिसन के घर के तहखाने में, अभी भी ना ये जो अंग्रेज़ लोग होते हैं, यूरोपियन कंट्री के, अमेरिकन कंट्री के लोग होते हैं, अक्सर इनके घर के बैकयार्ड में एक छोटा सा तहखाना, छुपने की जगह होती है। ये छुपने की जगह बनाने का कल्चर तब से था जब इन देशों में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। तो सैनिक आ जाएंगे तो सामने के कमरे में, दरवाजे में तो चले जाएंगे ना, लेकिन तहखाने में कौन जाएगा। इसीलिए इस छुपने की जगह को थॉमस अल्वा एडिसन और उनका जो दोस्त है माइक, उसने केमिस्ट्री की पूरी एक लेबोरेटरी इस्टेब्लिश कर ली। उनके पास पुरानी लकड़ी की मेज़ थी, तो ये टेबल हो गई। उन्होंने प्रयोगों में उपयोग आने वाले सभी रसायनों को, सारे केमिकल्स को बोतल में भर दिया। उन्होंने किताब के सारे प्रयोगों को करने की भरसक कोशिश की। अब केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें हम लोग तरह तरह के केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा रिस्क भी होता है उसमें, लेकिन इन बच्चों ने रिस्क लिया। इसी समय की बात है कि अल्वा के शहर में एक नया रेलवे स्टेशन बनाया गया था और उसके लिए रेलवे के ट्रैक बिछाए गए थे। तो रोज़ एक ट्रेन पोर्ट हुरॉन से डेट्रॉयट शहर तक जाती और फिर वापस आती थी। इस समय में अल्वा की एज थी बस 12 साल, और जब लकड़ी के ईंधन से चलने वाला पहला लोकोमोटिव ट्रेन उस शहर में आया, तो सोचो ये जो ट्रेन था इसमें फ्यूल के लिए क्या इस्तेमाल होता था। वो बिजली इस्तेमाल नहीं करते थे, वो पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करते थे, वो कोयले इस्तेमाल नहीं करते थे, है ना। इस लकड़ी में फ्यूल के लिए क्या इस्तेमाल होता था, लकड़ी इस्तेमाल होता था। हर सुबह ट्रेन पोर्ट हुरॉन छोड़ती और डेट्रॉयट जाती और फिर रात को वापस लौट करके आ जाती। क्योंकि अल्वा के पास में अपने प्रयोगों के लिए जो भी ज़रूरी केमिकल्स होते हैं वो खरीदने के लिए सफिशिएंट पैसे नहीं थे, तो इसलिए ना उसने सोचा कि भाई मुझे कुछ काम करना चाहिए। देख लो, अभी अल्वा एडिसन की एज है 12-14 साल की और वो काम करने का सोच रहे थे। वह ट्रेन पर सवार मुसाफिरों को समाचार पत्र, न्यूज़पेपर और कैंडी वो बेचने का काम करना चाहते थे। और ऐसा काम वो क्यों करना चाहते थे, क्योंकि उनको अपने केमिस्ट्री लैब के लिए सारे अपरेटस, सारे इक्विपमेंट और केमिकल्स खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे। तो माँ और पिता ने कहा कि भाई पूरे दिन घर से दूर होने के लिए अभी वो बहुत छोटा है ना। उन्होंने कहा कि भाई उसे पढ़ने के लिए तो कोई समय ही नहीं मिलेगा इस तरह से काम करने पर। तो अल्वा ने उनसे कहा कि ट्रेन डेट्रॉयट में रुकेगी और उसके पास पढ़ने के लिए पूरा दिन होगा। उसने कहा कि वह हर दिन डेट्रॉयट लाइब्रेरी में जाएगा। उसने कहा कि उसे पुस्तकालय में अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने को मिलेंगी। उसने ये भी कह करके पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश की कि वो अपने प्रयोगों के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए ज़्यादा पैसे भी कमा पाएगा। तो इस बात को लेकर के अल्वा एडिसन का काफ़ी लंबा डिस्कशन चला मम्मी पापा के साथ में, है ना। लेकिन आखिर में अल्वा एडिसन ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया और उनसे परमिशन ले ली। उन्होंने उसे रेलवे ट्रैक पर काम करने की इजाज़त दे दी। तो अब वो दिन आ गया जिसका अल्वा एडिसन बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा था। तो वो दिन क्या होगा भला? वो एक ऐसा दिन होगा जिसमें अल्वा एडिसन को ट्रेन में अखबार और कैंडी बेचने की इजाज़त मिल गई। उसकी कमाई से उसे केमिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए मशीनों को, लिक्विड्स को, क्रिस्टल्स को खरीदने की परमिशन मिल गई होगी। तो हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि अंत में एक ट्रेन आई। कैसी ट्रेन थी ये? चमकीले पीले डिब्बे खींचने वाली, लाल पहियों वाली, काले रंग की ट्रेन। कंडक्टर ने कहा कि अपने सामान को गाड़ी सामान वाले कोच में रखो। गाड़ी सामान का कोच क्या होता है? एक ऐसा डब्बा जिसमें सिर्फ और सिर्फ सामान रखे जाते हैं।
तो लगेज कार कह लो या बैगेज कार कह लो, एक छोटी सी जगह थी जिसमें कुछ भी नहीं था। तो अलवा ने अपनी चीज़ें वहाँ रखी, ट्रेन के लोगों ने उसकी चीज़ें खरीदी। कौन सी चीज़? जो चीज़ें अलवा बेचा करते थे ट्रेन के पैसेंजर्स को, और वो चीज़ें होती थी न्यूज़पेपर और कैंडी। रास्ते में कई शहरों में ट्रेन रुकती थी। अलवा के पास हमेशा नीचे उतरने और रेल रोड स्टेशन पर काम कर रहे टेलीग्राफ ऑपरेटर को देखने का समय होता था। तो ये जो रेल रोड स्टेशन पर रुकना है और टेलीग्राफ ऑपरेटर को देखने की बात है, तो अल्वा एडिसन सिर्फ देखते नहीं थे, वो ऑब्जर्व करके सीखा करते थे, है ना। उनके अंदर सीखने की बड़ी ज़बरदस्त क्षमता थी। अब वहाँ अल्वा टेलीग्राफ ऑपरेटर को टेलीग्राफ कुंजी पर शब्दों को टैप करके संदेश भेजते हुए देखा करता था कि वो कैसे टिक 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 करके मोर्स कोड का इस्तेमाल करते हुए मैसेजेस को एक शहर से दूसरे शहर भेजते हैं। अल्वा उनसे अनेक सवाल पूछता था। जब ट्रेन डेट्रॉयट पहुंचती तो वो पढ़ने के लिए पुस्तकालय जाता। रात में जब वह घर आता तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी और उसे अपने एक्सपेरिमेंट्स पर काम करने के लिए कोई समय नहीं मिल पाता था। फिर अल्वा ने कंडक्टर से पूछा कि क्या वह बैगेज कार में अपनी लेबोरेटरी, है ना, एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेबोरेटरी इस्टेब्लिश कर सकता है। तो हाँ, कंडक्टर ने कहा, और कहा कि भाई सब कुछ साफ सुथरा रखना और देखना कि यहाँ पर आग ना लग जाए, है ना। ये एक वार्निंग दी थी कंडक्टर ने कि ठीक है तुम रख सकते हो लेकिन आग ना लगने पाए। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि जब हम लोग केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो कई सारे केमिकल्स में ये बात होती है, ये प्रॉपर्टी होती है कि जिसके इस्तेमाल में ज़रा सा भी गलती हुई सो इट कैन कैच फायर। तो अल्वा के पास में उनके केमिस्ट्री के प्रयोगों के बाद भी थोड़ा सा समय बचता था, इसलिए उसने एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस खरीदा। तो बच्चों आप फॉलो कर रहे हो ना कि थॉमस अल्वा एडिसन जो कि यंग एज का एक बच्चा था, अभी 12-14 साल का, उसके दिमाग में कितनी सारी बातें आ रही थी और वो क्या क्या कर रहे थे। तो उसी बैगेज कार में उन्होंने अपना प्रिंटिंग प्रेस भी इस्टेब्लिश किया। वहाँ से उसने स्वयं एक छोटे से न्यूज़पेपर को प्रिंट करना शुरू किया, निकालना शुरू किया। तो अब तो अल्वा एडिसन हमेशा ही व्यस्त रहता था। अखबार निकालना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, है ना। आपको न्यूज़ कलेक्ट करना होता है, कंपाइल करना होता है, छापना भी है, और ये सारे काम अगर कोई एक ही बंदा करे तो एक दिन वह बैगेज कार की प्रयोगशाला में काम कर रहा था। तो ट्रेन में वाइब्रेशन तो होती ही है, थोड़ा सा झटका लगा और एक केमिकल से भरी हुई बोतल टेबल पर से नीचे फर्श पर गिर गई। और उस समय जो ट्रेनों में जो फर्श हुआ करती थी ना, वो लकड़ी की हुआ करती थी। वो बोतल टूट गई और उस केमिकल से उस बैगेज कार में आग लग गई। जब कंडक्टर अंदर आया तो अल्वा आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तो अल्वा एडिसन और कंडक्टर ने मिलकर के आग बुझाई, है ना। और फिर कंडक्टर ने अल्वा के कान मरोड़े पनिशमेंट के तौर पर, वार्निंग के तौर पर। जब वे अगले स्टेशन पर पहुंचे तो कंडक्टर ने अल्वा के प्रिंटिंग प्रेस और सारे केमिकल्स को, सारे इक्विपमेंट्स को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। तो सोचो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम की बात हो गई इस एक्सीडेंट की वजह से, इस यंग एज के अल्वा एडिसन के साथ में। इसके बाद अल्वा ने ट्रेन पर समाचार पत्र, न्यूज़पेपर बेचने का फैसला किया। अब एक दिन जब ट्रेन एक छोटे से शहर में रुकी तो अल्वा ने एक छोटे से लड़के को एक चलती ट्रेन के सामने पटरियों पर खेलते देखा। अल्वा ने दौड़ करके लड़के को पटरियों पर से खींच लिया और इस तरीके से इतने बड़े एक्सीडेंट से उस बच्चे की जान बचाई। इससे पता चलता है कि अल्वा एडिसन काफ़ी दयालु थे, है ना। वो ट्रेन चली गई। लड़के के पिता एक टेलीग्राफ ऑपरेटर थे और हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि टेलीग्राफ ऑपरेटर के काम को ऑब्जर्व करना, देखना, ये भी अल्वा एडिसन के युवावस्था के दौर में एक फेवरेट काम हुआ करता था। तो उस टेलीग्राफ ऑपरेटर ने थोड़ा सा वो इम्प्रेस हो गए होंगे क्योंकि अल्वा एडिसन ने उनके बच्चे की जान बचाई थी ना। तो उन्होंने अल्वा से कहा कि वह उनके बेटे की जान बचाने के लिए उसे टेलीग्राफ ऑपरेटर बनने की ट्रेनिंग देंगे, एजुकेशन देंगे कि टेलीग्राफ ऑपरेटर का काम क्या होता है और कैसे करते हैं ये काम। हर सुबह डेट्रॉयट जाने के बजाय अल्वा छोटे स्टेशन पर उतरता और टेलीग्राफ कुंजी का उपयोग करके संदेश भेजने का, मैसेज भेजने का तरीका
सीखता। प्रत्येक दोपहर वो ट्रेन पकड़ करके वापस अपने घर आता। घर पर अलवा और माइक किले पर तैनात सैनिकों को पहले की तरह देखा करते। कभी कभी एक सैनिक गार्ड पर चिल्लाता, गार्ड नंबर 1 आगे आओ, गार्ड नंबर 1 आगे आओ, और ये सुनते ही एक सैनिक दौड़ा चला आता। अब एक रात अलवा और माइक अंधेरा होने का इंतजार कर रहे थे। जब कोई भी पास नहीं था तो वो चिल्लाए कि गार्ड नंबर 1 आगे आओ, गार्ड नंबर 1 आगे आओ। फिर ये दोनों लड़के है ना छिप गए पेड़ के पीछे। सैनिक आया लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगली रात अलवा ने फिर से वही बदमाशी की। फिर सैनिक आया, फिर कोई भी वहाँ नहीं था। लेकिन तीसरी रात को सैनिकों ने थोड़ी सी प्लानिंग करी और वो छुपे रहे और इंतजार करते रहे। अलवा फिर से चिल्लाया और सैनिक उनके पीछे आए। अलवा बेसमेंट में छिपने के लिए जल्दी भागा। उसने अपने सिर पर एक खाली बैरल खींच लिया था और खुद को छिपा लिया था। उसके पिता और सैनिकों ने उसकी तलाश की लेकिन वो अलवा एडिसन को ढूंढ नहीं पाए। अगली सुबह पिताजी ने उसे देखा कि वो बिस्तर में लेटा हुआ है। तो अब तो पापा को थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा होगा ना कि भाई कल रात को जब इसको ढूंढा तो ये तो यहाँ नहीं था और अभी ये बिस्तर में छिपा हुआ है। तो सुबह अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए अलवा जल्दी चला गया। आज थोड़ा सा जल्दी उठ के चला गया। अब एक बार जब उसकी ट्रेन लगभग छूटने वाली थी तो कंडक्टर ने उसके कान पकड़कर उसे ट्रेन में ऊपर खींचा। अब ये जो कान पकड़ने वाली बात जो हुई कंडक्टर के द्वारा, तो इसके बाद से अलवा को सुनने में थोड़ी सी दिक्कत होने लगी थी। आगे के कहानी में हम लोग सुनेंगे और ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से आगे की उम्र में, ज़्यादा उम्र होने के बाद में भी अक्सर एडिसन को सुनने की दिक्कत हुआ करती थी। तो ये जो सुनने की प्रॉब्लम हो रही थी हियरिंग में, फिर भी अलवा एडिसन ने इसकी कोई परवाह नहीं की। उसने कहा कि अब शहर की व्यस्त सड़क उसे गांव जैसी शांत लग रही थी। जब शोरगुल उसे सुनाई ही नहीं दे रहा था तो कहने को तो ये प्रॉब्लम की बात है, लेकिन एडिसन के लिए ये एक फेवरेबल बात हो गई कि उसे शोर नहीं सुनाई दे रहा था। अब जब अलवा की उम्र 16 वर्ष की हुई तो उसने रेलवे के लिए टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में काम शुरू किया। सोचो बच्चों, कितनी एज है अलवा एडिसन की? मात्र 16 साल की, और वो टेलीग्राफ ऑपरेटर का काम कर रहे होते थे। उसने रात में काम शुरू किया ये दिखाने के लिए कि वह रात को सोया नहीं था। उसे हर घंटे के बाद 6 संदेश टैप करना होता था। तो हर घंटे उसे इस संदेश को भेजना पड़ता था 6 बिंदु डॉट 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 ऐसा। वह दिन के दौरान अपने केमिकल एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे और रात में वो टेलीग्राफ ऑपरेटर का काम किया करते थे, है ना। इससे ऐसा होने लगा ना कि भाई उसे रात में कभी कभी नींद आने लगी, स्वाभाविक है। तो जब वह काम पर था तब उसने सोते हुए संदेश 6 भेजने का एक तरीका ढूंढ लिया। यहाँ भी उन्होंने एक तरकीब सोची और वो उनके अंदर में एक इन्वेंटर का, एक साइंटिस्ट का दिमाग तो था ही। उसे एक छोटा सा पहिया मिला और उसने उसके रिम पर चिन्ह लगाए। उसने घड़ी के हाथों के साथ पहिए को बांध दिया जिससे हर घंटे पहिया संदेश भेजता 6 डॉट। सोचो कितना एक्सपेरिमेंटल ब्रेन था इनका और इन्होंने क्या तरकीब लगाई। अब जब भी वह सोना चाहते तो अलवा सो सकता था और अपने आप ही घड़ी के पहियों के साथ बंधे होने की वजह से 6 डॉट का मैसेज चला जाता था। लेकिन एक रात की बात है कि किसी ने उसे सोते हुए पकड़ लिया। तो अलवा ने फिर से दोबारा ये जो मशीन उन्होंने बनाई थी ऑटोमेटिकली 6 डॉट भेजने वाली, इसका उपयोग उन्होंने आगे नहीं किया। तो इसके आगे की कहानी हम लोग इनकी जीवनी के दूसरे भाग में पढ़ेंगे, जहाँ पर वो किस तरीके से बड़े होने के बाद में उन्होंने और भी सारे काम किए और कैसे एक साइंटिस्ट के तौर पर, एक इन्वेंटर के तौर पर और कई सारी बड़ी बड़ी चीज़ों के आविष्कार की कहानी हम आपको बताएंगे। इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे वो इतने बड़े आविष्कारक बने, उन्होंने किन किन चीज़ों की डिस्कवरी की, क्या क्या चीज़ों का इन्वेंशन किया, कैसे उन्होंने बिजली की लाइट्स के बारे में काम किया, ग्रामोफोन के बारे में काम किया, किस तरीके से उन्होंने एक बड़ी सी कंपनी खड़ी की, एक इंडस्ट्री खड़ी की,
तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे थॉमस अल्वा एडिसन की जीवनी के दूसरे भाग में, जिसमें हम उनकी युवावस्था और सफलता की कहानी पढ़ेंगे। तो बच्चों, मेरे ख्याल से आपको थॉमस अल्वा एडिसन के बचपन के बारे में जान करके काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं थोड़े दिनों में और भी इसी तरह से जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनकी जीवनी और उनकी बचपन की बातें आपसे शेयर करूंगा। तो मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं एक नए महान आदमी की जीवनी के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।